तो देखो आज हम लोग इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर कौन सा है? 3, यही ना। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दो चर वाला। तो हमने आपको बताया था कि राशियां कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होता है चर राशि, है ना, और दूसरी होती है कौन सी राशि? अचर राशि। यही ना बताया गया। तो चर राशि क्या होती है? वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहे, उसे क्या कहते हैं? चर राशि। जैसे x, y, z, a, b, c जो भी लिख दिया जाए, अंग्रेजी के जितने अक्षर हैं इनसे जो भी अल्फ़ाबेट से जो भी प्रदर्शित किया जाता है वे सभी कौन से हैं? चर राशि। और अचर राशि जिसका मान हमेशा न बदले, जैसे कोई भी अंक 1, 3, 5, 7, 12, 15 कुछ भी नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? दो चर वाले। इसका मतलब कि जो अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें कितनी चर राशियाँ होंगी? 2 चर राशियाँ वाले रैखिक। रैखिक का मतलब जिसका घात 1 होता है उसे क्या बोलते हैं? रैखिक। और फिर बात है समीकरण। तो जहाँ पर जब किसी बहुपद में हम लोग बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो यही क्या है? समीकरण। अब हमें इसका मतलब इसमें क्या लेना पड़ेगा? 2 चर वाला लेना पड़ेगा और उसकी घात 1 लेना पड़ेगा, उसमें क्या लगाना होगा? बराबर। तो हो जाएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। और युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। कहने का मतलब एक साथ कितने समीकरण होंगे? 2 समीकरण। जैसे x धन y = 0। तो यहाँ पर देखो 2 चर है कि नहीं है? तो ये 2 चर वाला हो गया। और फिर इसकी घात देखो, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो रैखिक हो गया। और यहाँ पर बराबर लग गया तो क्या हो गया? समीकरण। और एक समीकरण और इसके साथ लिख देते हैं, मान लो x - y = 5। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो गया? युग्म हुआ। तो ऐसे ही अनेक समीकरण लिखे जा सकते हैं कि नहीं? तो इसी को कहते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, यही ना। तो पहले थोड़ा सा इसका परिभाषा लिख लेंगे, फिर आगे चलते हैं। लिख लेंगे वह समीकरण जिसमें दो चर राशियां होती हैं। वह समीकरण जिसमें 2 चर राशियां होती हैं तथा दो चर राशियां होती हैं तथा उसकी घात 1 होता है, तथा उसकी घात 1 होता है, उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे जब इस प्रकार के दो समीकरण एक साथ लिए जाते हैं तो उसे
तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे वही लिखा गया, नोट कर लेते हैं। हो गया, यही कोई भी समीकरण एक बना लो। हो गया। अब उसके नीचे फिर लिखेंगे पुनः मतलब उसके नीचे से लिखेंगे इसको हल करने की दो विधियां हैं। इसको हल करने की दो विधियां हैं। पहला कौन सा है? पहली विधि का नाम है ग्राफीय विधि। ठीक। और दूसरी जो विधि है उसका नाम है बीजगणितीय विधि। तो जो ये आपका बीजगणितीय विधि है, इसमें हम लोग इसको तीन तरीके से हल करते हैं। ग्राफीय विधि तो एक ही तरीके से हल होगा, केवल उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके अनुसार हल करेंगे। लेकिन अगर बीजगणितीय विधि से हल करेंगे तो इसको हल करने की कितनी विधियां हैं? तीन विधियां। कौन कौन सी? पहली है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि है विलोपन विधि। और तीसरी जो विधि है उसका नाम है वज्र गुणन खंड विधि, है ना। तो हम लोगों के कक्षा 10 के कोर्स में सिर्फ एक ग्राफीय विधि है और प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है, एक वज्र गुणन विधि नहीं है। तो हम लोग केवल ग्राफीय विधि के बारे में, प्रतिस्थापन विधि के बारे में और विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसका हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक। और जो दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको मिलेगा उसका ग्राफ तीन प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कितने प्रकार से? ग्राफ जब बनाएंगे तो उसका ग्राफ तीन प्रकार का मिल सकता है। कौन कौन सा देखो तो अभी नोट कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो, ये हो गया ना, इतना नोट कर लो ये विधि, तो फिर ग्राफीय विधि में चलते हैं। तो इसी ग्राफीय विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हो गया। देखो, तो हमने आपको क्या बताया कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसको हल करने की एक विधि है जिसका नाम है ग्राफीय विधि। तो इस ग्राफीय विधि में हम दिए हुए रैखिक समीकरण का क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। और जो ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में तीन प्रकार की रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। पहला किस टाइप का देखने को मिलेगा? पहला देखने को मिलेगा कि
एक रेखा ऐसे आकर के और दूसरी रेखा ऐसे आकर के काट देगी, ठीक ऐसे। इसको बोलते हैं, अगर ऐसी रेखा आपको मिलेगी तो इसको बोलते हैं, देखो एक जगह पर काट रही है ना, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। ऐसी रेखाएं मिल सकती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। तो जब हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो उस ग्राफ में देखेंगे कि कहीं पर अगर ऐसे कहीं पर भी काट रहा है तो उसको कहेंगे कि इसका जो इसमें जो रेखाएं मिल रही हैं वो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी जो इसमें आप हल जब करोगे तो ऐसे एक रेखा ऐसे चली जाएगी, दूसरी भी ऐसे चली जाएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेगी, तो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो इसका नाम हम लोग बताएंगे कि ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, ठीक ना। और जो तीसरी रेखा आपको मिल सकती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, मतलब पहली रेखा भी इसी पर से होकर के जाएगी, ठीक ना, और जो दूसरी भी रेखा है वो भी इसी के ऊपर से ही होकर के जाएगी, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो जिसको बोलते हैं कौन सी रेखा, समपाती रेखा या समपाती रेखाएं, है ना। तो इसमें जब हम लोग ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करेंगे तो इसमें तीन प्रकार की यही रेखाएं आपको प्राप्त होंगी। पहला हो सकता है प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो, ठीक। दूसरा हो सकता है समांतर रेखाएं प्राप्त हो, तीसरा हो सकता है समपाती रेखाएं प्राप्त हो, ठीक ने। तो इसमें देखो, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, ग्राफीय विधि में जब हल करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो अगर ऐसा रेखा प्राप्त होगा अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, तो हम कहेंगे उस जो रैखिक समीकरण युग्म है दो चर वाला, उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक और केवल एक हल होंगे, x का एक मान मिलेगा और y का भी एक मान मिलेगा, उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। वो कब होगा, जब ग्राफ प्लॉट करने के बाद दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी अर्थात प्रतिच्छेद करेंगी, तो उस कंडीशन में वो जो रैखिक समीकरण युग्म होगा उसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होगा अर्थात एक हल होगा। और दूसरी है कि जब दोनों रेखाएं, मतलब रैखिक समीकरण युग्म का जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो दोनों रेखाएं यदि समांतर चली जाएं तो कहेंगे उस समय उसके एक भी हल नहीं होंगे, ना तो कोई x का मान मिलेगा आपको, ना ही y का मान मिलेगा। एक भी हल ना होने का यही ना मतलब हुआ, जो दोनों चर दिए रहेंगे उसका कोई भी मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है उस कंडीशन में। और थर्ड वाले में क्या है कि जब दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगी, पहली रेखा भी उसी पर से जाए और दूसरी रेखा भी उसी पर से जाए, दोनों रेखाएं क्या हो जाए, समपाती हो जाएंगी। तो जब दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगी तो उस समय उस रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब x का कई मान मिल सकता है, y का भी कई मान मिल सकता है। यही है ग्राफीय विधि में, यदि ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो जो रेखाएं मिलेंगी उसके अनुसार उसके कितने हल होंगे। तो इसके कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल, यही ना, अद्वितीय हल। और इसके कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं, यही ना। और इसके तीसरे वाले के क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक। तो इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग अभी कैसे ग्राफ किसी भी रैखिक युगपथ समीकरण का बनाना होगा, कैसे उसको हम लोग बना करके देखेंगे, है ना। तो पहले तो इसको देख लो, इसके बाद उसका ग्राफ अभी हम लोग प्लॉट करते हैं।
ये जो पढ़ाया जा रहा है रोज घर पर याद करते रहो, नहीं तो फिर वही कि परीक्षा में एक साथ याद करेंगे तो पहाड़ हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा रोज याद करते रहेंगे। एक नियम बना लो कि हर विषय का जो जो पढ़ रहे हैं कुछ नहीं, बस हमें केवल एक फार्मूला गणित से याद करना है, एक परिभाषा भौतिक विज्ञान का याद करना है, करे बाद में खाना खाएंगे। लेकिन वो तो है नहीं, ये घड़िया सो जाएंगे जाकर। एक रूल बनाओ कि रोज पर डे हम कुछ नहीं, अगर एक एक आज से ही याद करते चले जाओगे तो जब तक परीक्षा आएगी कम से कम 200-300 सूत्र या 200-300 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसकी परिभाषाएं आप आराम से याद कर सकते हो। तो लास्ट में आपको तब कोई समस्या नहीं आएगी। तो बस केवल ज़्यादा नहीं, बस एक ही तो बात करें कि एक ही हमें याद करना है। तो जब एक एक याद करेंगे पर डे, बस कुछ नहीं, बस एक हमको याद करना है, कोई भी याद करना, चाहे जो बनाओ जो पढ़ाया गया उसमें से कोई एक परिभाषा, कोई एक सूत्र पर डे हमको एक को याद करना है बस। तो बन गया ये ना। अब हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये तो आया कि ऐसा बन जाएगा तो ऐसा कहेंगे, लेकिन ऐसा बनेगा कैसे उसी को भी बना करके देखेंगे इसमें। हो गया। तो चलो देखा जाए कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखते हैं हम लोग। पहले एक सिंपल सा रैखिक समीकरण युग्म ले करके आप लोगों को ग्राफ बना करके दिखाते हैं। जैसे मान लो हमको दे दिया गया हो x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1, और दूसरा दे दिया गया हो x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर 2। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है कि नहीं है? है ना? दो चर है, उसकी घात 1 है तो रैखिक समीकरण है, और 2 ठो लिखे गए हैं इसलिए रैखिक समीकरण युग्म है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे ग्राफ बनाते हैं देखो। सबसे पहले जो ये समीकरण दिया है इसका सारणी बना लेंगे। कहेंगे समीकरण 1 की 1 व 2 दोनों लिख लो, 1 व 2 की सारणी बनाने पर, ठीक ना। सारणी कैसे बनाते हैं देखो, ऐसे ले लेंगे, ठीक, खींच देंगे, ऊपर x लिखेंगे नीचे y। अब एक बार x का मान 0 रखेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? 3 आएगा। अब की बार y का मान 0 रख देते हैं तो x बराबर क्या आ गया? 3। पहले समीकरण की सारणी बन गई कि नहीं बन गई? और केवल अब हम लोगों ने केवल हमने 0 0 लिया ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप 0 लो, जो संख्या चाहे उसको ले सकते। लेकिन एक चीज ध्यान में दीजिएगा कि जो संख्या ले रहे हैं हो सकता है कि इधर उसको पक्षांतर करने के बाद गिनती बटे में हो जाए, परिमेय में। तो जब बटे में होगा तो थोड़ा उसको ग्राफ बनाने में आपको कठिनता होगी कि नहीं होगी। तो जब अपने मन से ही संख्या लेना है तो ऐसी संख्या लिया जाए जिससे बटे में न आए। जब अपने मन से ही लिया जा रहा है तो ऐसी संख्या को लिया जाए जिससे कोई पूर्णांक वैल्यू आए, परिमेय संख्या के रूप में अर्थात बटे के रूप में न आए। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राफ अगर हम बनाएंगे बटे का तो उसका थोड़ा कठिन हो जाएगा, और अगर
जब पूर्णांक में मान आएगा तो ग्राफ उसका आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप स्वतंत्र हो कि हमेशा 0 0 ही नहीं, कोई संख्या लो, सिर्फ मान किसमें आए, x और y के मान पूर्णांक में मिले, समझ रहे हैं ना। तो पहले वाले का हम लोगों ने ग्राफ बना लिया, ऐसे दूसरे वाले का भी ग्राफ सारणी बनाएंगे, ग्राफ नहीं अभी तो सारणी बना रहे हैं, सारणी बनाएंगे दूसरे वाले का। दूसरे वाले में भी वही लिखेंगे x और y, क्योंकि इस यहाँ पर 0 रखने के बाद हमें पूर्णांक मिल रहा है इसलिए 0 रख रहे हैं। अगर पूर्णांक 0 रखने के बाद नहीं मिलता तब हम कोई दूसरी संख्या लेते, समझ रहे हैं ना बात को। तो फिर दूसरे वाले, अब दूसरे का सारणी दूसरे समीकरण से बनाएंगे, ठीक। अब दूसरे समीकरण से बनाएंगे, x का मान 0 लेते हैं तो यहाँ से माइनस y बराबर 1 बचेगा, फिर माइनस को उधर ले जाएंगे तो y बराबर -1 हो जाएगा, होगा। और अब की बार y का मान 0 ले लेते हैं, जब y 0 लेंगे तो टोटल 0 हो गया, बचा कौन, x। तो x बराबर क्या बचा, 1। तो दोनों समीकरणों का हम लोगों ने सारणी बना लिया कि नहीं बना लिया। अब इसी के आधार पे अभी इसका ग्राफ हम लोग बना देंगे। तो इसके आधार पे ग्राफ कैसे बनाएंगे, वही चतुर्थांश लेंगे। चतुर्थांश हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़े हैं, हो गया ना चतुर्थांश। अब ये मूल बिंदु होगा, x होगा, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y और इसको y डैश। इधर x का मान धनात्मक में लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जहां तक आवश्यकता होगी आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरफ किसमें लेंगे, माइनस में, है ना। और ऊपर प्लस में y का मान यही ना होता है, और नीचे माइनस में, यही ना हुआ। अब जो सारणी बने हैं इन सारणियों के अनुसार मान लेकर के यहाँ पर कोई एक बिंदी अंकित करेंगे और इसके बाद उसको मिला देंगे तो देखेंगे हमें कोई ना कोई रेखा प्राप्त होगी, या तो प्रतिच्छेदी रेखा, या तो समांतर रेखा, या तो संपाती। 3 टाइप का रेखा मिलेगा, वो तो पहले बताया था ना। तो अब देखते हैं कैसा मिलता है। तो x का मान 0 है तो 0 को देखते नहीं है, तो उसके संगत में y का मान क्या है, 3। तो y का मान 3 प्लस में ऊपर यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे 0, 3। यही आपका 0, कौन सा है, 3 है। फिर अगले में x का मान 3 है, y का 0, तो फिर वही 0 है तो देखेंगे नहीं, x को केवल देखेंगे ना। तो x का मान 3 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। a आपका हो गया 3, 0। यही 2 बिंदु मिले, इन दोनों बिंदुओं को क्या करो, सीधा एकदम मिला देते हैं, हो गया। अब हो गया ये। अब देखो इस पहले वाले समीकरण का ग्राफ बन गया। अब बचा दूसरे वाले का, दूसरे वाले को लेते हैं। तो x का मान 0, इसे देखेंगे नहीं। y का मान कितना दिया है, ऋण 1, तो ऋण 1 का मतलब नीचे में है y का मान ऋण 1, तो यही आपका हो गया 0, ऋण 1 हुआ। फिर x का मान धन 1 है और y का 0, तो 0 को देखेंगे नहीं, धन 1, तो धनात्मक में x का मान यहाँ पर है, तो ये आपका हो गया 1 और 0। तो अब ये 2 बिंदु मिले। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एकदम सीधा आगे की तरफ बढ़ा देंगे, है ना। तो यहाँ पर गया, तो ये देखो यहीं पर दोनों रेखाएं काट रही है ना, तो कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। इसके कितने हल होंगे, 1 हल होगा, अद्वितीय हल जिसको हमने लिखाया है। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई और अद्वितीय हल होगा, यही आपका ग्राफीय विधि से हल कहलाता है। तो कैसे ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही आसान है कि नहीं, है ना, आसानी से बना ले जाएंगे ना। तो यही कहलाता है आपका ग्राफीय विधि या ग्राफ बनाना, है ना। ठीक। अब यहाँ पर देखो, अभी हल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये जो बिंदी है जहाँ पर ये दोनों कांटे हैं, इसके सामने ऐसे आएंगे और ऊपर से सामने जाएंगे। जहां पर दोनों मिलेंगे, जहां x पे मिलेगा वो x का मान कहलाएगा, और यहाँ से जहां पर y इधर मिलेगा, जो y में जो गिनती मिलेगी वही y का मान होगा, तो वही x और y का क्या हो जाएगा, मान। समझ रहे हैं ना। तो अभी केवल हमें इस प्रश्नावली में जो पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ग्राफ केवल बनाना है, हल करना अगले इसके बाद वाली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं समझ में आया सबको। तो यही कहलाता है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। कोई दिक्कत किसी को, तो बना लेंगे इसे।